अदिति हाय, आवाज़ आ रही है? अच्छा लग रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले अर्पण कुमार जी और जनसुलभ पुस्तकालय का फिर से बहुत बहुत आभार। वो मेरी इतनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और शुभांगी भी कह रही हैं आवाज़ आ रही है, सैयद अनवर जी भी कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। इतने लोग तो बहुत हैं, क्योंकि आज मेरी कहानी थोड़ी लंबी है, तो मैं थोड़ा उसके पहले रचना क्रिया पर बहुत थोड़ा ही बोलूँगी। उषा जी आ गई, मन भर गया। और ये कहानी उषा जी ने तो अवश्य पढ़ी है। चंद्रकला आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों ने तो पढ़ी है, लेकिन लंबी कहानी है और थोड़ा बहुत तो बताऊंगी इसके बारे में। अलका जी नमस्कार, पिलकेंद्र जी नमस्कार, आपका आत्मीय प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है, आप थोड़ी देर को ही सही या कैसे भी पहुंच जाते हैं। तो फिर से अर्पण जी आप कहें तो मैं प्रारंभ करती हूँ। प्रशांत जी नमस्कार। देवांशु पॉल और प्रशांत जैन जी नमस्कार। ये कहानी अनाम लम्हों के नाम लिखी तो मैंने आज से मुझे लगता है 3 दशक पहले, 80 के दशक की लिखी हुई कहानी है। और जैसे कि मैं लापरवाह रही हूँ, कहानियाँ लिखी, कहानियाँ प्रकाशित हुई, लेकिन उनका कोई भी ठीक मैंने नहीं रखा है कि कब कौन सी कहानी प्रकाशित हुई। धुआंधार लिखती थी उस समय, जैसे एक जुनून चढ़ा रहता था। और धर्मियों की सारिका से पत्र आ जाया करते थे कि बहुत दिनों से आपकी कोई कहानी नहीं मिली, बहुत दिनों से आपका कोई व्यंग्य नहीं मिला, और कृपया कोई कहानी या व्यंग्य भेजिए। तो उन्हीं दिनों की ये कहानी है। आप देखिएगा कि 3 दशक पहले की कहानी होने पर भी कहानी की संवेदना आपको उसी तरह उन पात्रों के करीब ले जाएगी। और अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताऊं तो मेरी कहानियाँ कभी एक सीधी लाइन में नहीं चलती हैं। वो चलते हुए जैसे कोई धारा हो, जाने कितनी अपनी अगल बगल की चीज़ें उठाती चलती हैं, कितनी संवेदनाएं, कितनी अनुभूतियाँ। तो कोई एक इशू लेकर के कि आज मुझे इस इशू पर लिखना है, या आज मुझे इस समस्या या इस घटना, ऐसा लेकर मैं नहीं लिखती हूँ। संवेदना के एक बिंदु से कहानी शुरू होती है। राजेंद्र मिश्र जी नमस्कार। बस अभी थोड़ी सी नमस्ते हो जाएगी आप लोगों से, फिर लंबी कहानी चलेगी और आप लोग होंगे। तो मैं कह रही थी कि इस कहानी के बारे में 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले बता दूं। लंबी कहानी है। एक युवा पत्नी है, 2 छोटे बच्चे हैं। पत्नी के मन की तमाम आकांक्षाएं हैं, सपने हैं। निम्न मध्य वर्ग जो आमतौर पर मेरी कहानियों के मूल में होता है वो है, और पति है। बाकी सब मुझे कहानी का बताना नहीं चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी कहानियों से हम बहुत कुछ बिटवीन द लाइन्स ले लिया करते हैं, समझ लिया करते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको इस कहानी के बीच से लेना होगा, क्योंकि बड़े बारीक से रेशे मनोविज्ञान के और चरित्र के मैंने उठाए हैं उसमें, कि कैसे कितने स्वप्न, कितनी चीज़ें हमारी अवचेतन में दबी होती हैं, हम खुद उससे परिचित नहीं होते हैं। तो और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कहा कि मेरी कलम को अदृश्य संबंधों, अदेखे संबंधों, उनके मन के अंतः प्रकोष्ठों की शोध करने में मेरी कलम को ज़्यादा मज़ा आता है, उसकी एक टेव सी है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। आप देखेंगे कि कुछ संबंध पूरी ज़िंदगी हमारे पास रहते हैं,
बहुत निकटता के संबंध होते हैं, लेकिन उन संबंधों से, उन लोगों से, उन व्यक्तियों से हम ये कभी भी अपेक्षा नहीं करते। हम जानते हैं कि वो हमें पूरी तरह समझ नहीं सकते। अपना सब कुछ हम कभी कभी अपने बहुत निकट संबंधी, पति पत्नी भी, बहन भाई भी, उनमें से एक दो कोई ऐसा होता है जिसके सामने अपना सब कुछ खोल के रख देते हैं। मेरी बड़ी बहन थी जिसके सामने हम अपने मन की सारी क्षुद्रताएं खोल दिया करते थे। हम एक दूसरे के सामने अपने मन के छोटी छोटी क्षुद्रता, संकीर्णता भी कभी मन में आती है, सबके मन में आती हुई बांट दिया करते थे, और कभी तो बिना कहे ही बंट जाया करती है। हम महसूस करते हैं कि इस आदमी से बिना कहे, और ये आदमी अनायास हमारे बहुत पास आ जाता है। मैंने स्त्री पुरुष संबंधों के बीच भी इस संबंध को बहुत लिया है। अभी आए मेरे उपन्यास में भी ये संबंध है। स्त्री पुरुष संबंध को क्यों एक ही रूप में देखा जाए, क्यों हमेशा देह के स्तर पर ही देखा जाए। कभी कभी हम जरा से देखें किसी स्त्री, किसी पुरुष या किसी स्त्री, किसी से भी ऐसी एक अनकही डोर में बंध जाते हैं कि हम कह नहीं पाते कि हम उससे स्नेह करते हैं, या उसका सम्मान करते हैं, या उसके प्रति ममता रखते हैं, या उसके प्रति मित्रता रखते हैं। कोई भी नहीं रहता। कोई भी शब्द उसे परिभाषित नहीं कर सकता है। कोई भी शब्द उसे ठीक ठीक प्रमाणित नहीं कह सकता कि तुम्हारा और इसका संबंध ये है। मुझे याद है, एक बार मेरे भाई ने, किसी ने मुझसे कहा था, किन्हीं रिश्ते की, किन्हीं दूर की दीदी या भाभी किसी को लेकर के, कि उनके पास बैठो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। मैंने अपने मन में सोचा था कि ये कैसा संबंध है कि हम सिर्फ पास बैठना चाहते हैं। अच्छा जी, स्वागत अर्पण जी, बहुत अच्छा लगा आपने स्वागत किया। अभी मैंने अभी देखा। तो मैं संबंधों की बात कर रही थी। जितने हमारे आज के साहित्य के पाठक हैं, तो इन्हें अच्छी तरह पता होगा कि महसूस किया होगा इन्होंने जीवन में कि कौन व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए जीवन में आया और हमेशा के लिए अपने अंदर होकर रह गया। हम उसे भूल नहीं पाए। और इस कहानी को लेकर एक छोटी सी घटना आपको बताऊं कि जब ये धर्मयुग में प्रकाशित हुई थी, उसके कुछ दिनों बाद मेरे पास गोरखपुर में आरोग्य मंदिर है, ये नेचुरोपैथी का चिकित्सालय, उसके संस्थापक थे डॉक्टर विट्ठल दास मोदी। अब नहीं रहे, पुरानी बात है, 2.5 दशक पहले की। एक दिन डॉक्टर मोदी को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, उनका पत्र मेरे पास आया और उन्होंने लिखा कि सूर्यबाला जी, आपकी धर्मयुग में प्रकाशित इस कहानी अनाम लम्हों के नाम को, आज मैंने इसका पाठ अपने पोते को पढ़ाया। आज मैंने अपने पोते को ये पूरा पढ़ाया। इस कहानी में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि एक ही सूरज से माँ और बेटे दोनों रोशनी पा रहे हैं। आप देखिए ये कैसा संबंध है। एक कोई व्यक्ति है जिससे छोटा बेटा और माँ दोनों रोशनी पा रहे हैं, दोनों सहानुभूति पा रहे हैं, एक सहभाव पा रहे हैं, एक अपनापा पा रहे हैं। मुझे लगता है, प्रीति भटनागर जी नमस्कार, और मुझे लगता है कि मैं इस पर और ज़्यादा नहीं कहूँगी। एक चीज़ और याद आ गई कि इसमें एक पंक्ति आती है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, देखेगा सारा गाँव बंधु। ये पंक्ति निराला की है। और इस कहानी के अंदर ये लड़की जो है, युवती मैं उसको कहूँगी, नाम कहीं नहीं दिया है, ये अंगीठी जलाने के लिए, उस समय गैस नहीं हुआ करती थी, तो अंगीठी जलाने के लिए जैसे हम कागज़, पुराने अखबार के टुकड़े या पुराने खोखे मोड़ करके उससे जला लिया करते थे अंगीठी के नीचे जलाने को। तो वो लड़की, वो युवती माँ, वो अखबार का वो पूर करके उससे अंगीठी जलाने जा रही है कि अचानक अखबार को खोल कर देखती है, पीले रंग का वसंत पंचमी विशेषांक है किसी अखबार का और उसमें निराला की वो लाइनें लिखी हुई हैं, बांधो न नाव इस ठाव बंधु।
जाने कैसे अनजाने मेरे मन में ये पंक्ति बैठ गई थी, और कैसे बैठ गई थी ये भी बताती हूँ कि विवाह मेरा, ससुराल मेरा गांव में हुआ था, और वहाँ अंगीठी जलती थी, और मैं अंगीठी थोड़े दिन ही रही, 1-2 दिन ही कभी जला रही थी, और मेरे ही हाथ में वो अखबार का टुकड़ा आया था, पीला वाला, जिस पर लिखा था निराला की पंक्तियाँ कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, देखेगा सारा गांव बंधु। आप देखिए, एक बिल्कुल मामूली सी चीज़ मेरे अंदर कैसे बैठी रह गई। कब मैंने ये कहानी लिखते हुए उसके साथ ये गीत जोड़ दिया उस युवती माँ के साथ, और आप पढ़ते हुए पाएंगे कि वहाँ पर वो बिल्कुल सही बैठा है। मैंने जानबूझकर नहीं कि वो गीत मैंने उस समय पढ़ा था और मुझे याद है और मैं अंगीठी जला रही थी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक जगह पे वो गीत आया और इसमें बैठता चला गया। और एक और बड़ी मार्मिक बात, मुझसे एक अच्छे कवि शायर थे, नहीं रहे कुछ ही दिन पहले, मेरे छोटे भाई की तरह, कैलाश सेंगर। उन्होंने कहा था, धर्मयुग थे उस समय, वो धर्मयुग में थे उप संपादक। उन्होंने कहा था कि दीदी, इलस्ट्रेशन बनाने वाली लड़की ने कहा था कि इस कहानी का इलस्ट्रेशन बनाने के लिए जब मैं कहानी पढ़ रही थी तो मैं रो पड़ी थी। शायद बहुत बड़ा पुरस्कार, बहुत बड़ा सम्मान मुझे उस समय मिला था। तो छोटी छोटी बातें हैं मेरी रचना प्रक्रिया की, कि कहीं एक छोटे से जीवन के बहुत मामूली से क्षण से शुरू होती है। और एक और भी बात है कि इसमें थोड़ा सा चरम उपयोगितावाद आप देखेंगे कि लोग कैसे इस कहानी के पात्रों से रिलेट करते हैं। ललिता यादव जी नमस्कार। कि वो एक पति जो है वो इतना कंजूस, इतना ज़्यादा उपयोगितावादी, हर चीज़ में बचत, पैसा बचाना, पैसा वो करना, और उसमें अपनी मर्दानगी पर बहुत ज़्यादा नाज होना कि हाँ, पुरुष श्रेष्ठ है, पति श्रेष्ठ है, वो जो कुछ कर रहा है, वो ऑफिस की चीज़ें बचा कर ला रहा है, ऑफिस की चीज़ें धीरे से उठाकर। आम आदतें हैं निम्न मध्य वर्ग की, क्या बड़े वर्गों में भी आप देख लीजिए, हम हिंदुस्तानियों में कोई भी चीज़ मुफ्त की पड़ी हुई है ऑफिस में, यहाँ वहाँ, उसको धीरे से उठा करके ला के घर में, वो ज़रूरत की है या नहीं है इससे मतलब नहीं, उसको उठा के लाने में एक तरह का सुख मिलता है। और ये चरम उपयोगितावाद किस तरह हमारी जीवन की बहुत कोवल, बहुत सुंदर चीज़ों में घुन की तरह लग जाता है। घुन की तरह ये बहुत ज़्यादा पैसे की, जो कहते हैं ये कंजूसी, ये इस तरह की चीज़, चरम उपयोगितावाद लग जाता है। तो थोड़ी सी, हमने कहा बहुत सी चीज़ें मिली हुई हैं, अदृश्य संबंध मिले हुए हैं, स्त्री पुरुष संबंध भी है, उपयोगितावाद भी है, मन की कोमल भावना भी है, दो दूर के लोगों का एक परस्पर सहभाव भी है। पढ़ती हूँ आपके सामने, अनाम लम्हों के नाम। उसने सामानों और सब्जियों से भरा थैला दीवार से टिकाया, आंचल के छोर से चाबी का गुच्छा निकाला, दरवाजा खोला और अंदर जाकर धप से पसर गई। फिर आहिस्ते आहिस्ते पसीना पोंछते पोंछते नजर घुमाई। सब कुछ अस्त व्यस्त, ऐला फैला, बच्चों की निकरें, बनियाइनें, पति की लुंगी, साबुन के झाग से बोथा हुआ शेविंग ब्रश, और यहाँ वहाँ फेंकी हुई गंदी संदी चप्पलें। अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे के पास दाल सब्जी के खाले सूखे कड़कड़ाए से पतीले थे, राख से अटी अंगीठी पड़ी थी, और बरामदे में ऊपर अधसूखे अधगीले कपड़े यूं ही लटक रहे थे। इन सब के अलावा बाहर सूखी सूखी गर्माती अंधड़ जैसी हवा, और अंदर उमस भरी बेकली। काम किधर से भी शुरू किया जा सकता है, सब एक से ही। धोना, पोंछना, माजना, समेटना, पकी हुई दाल, सब्जी, चावल की जूठने, उसे जल्दी से जल्दी जुट पड़ना चाहिए। लेकिन वो थी कि इस पूरे उजाड़ खंड के बीच पूरी तरह निर्लिप्त, वैसी की वैसी पैर फैलाए पसरी बैठी थी।
जैसे हिलने तक को जी नहीं चाह रहा था। अच्छा, क्या सालों महीनों जुड़ती चली जाने वाली इतनी लंबी जिंदगी में से कुल 3-4 घंटे यूं ही ऐसे के ऐसे ही छोड़कर बिताए नहीं जा सकते? क्या हो अगर वह ऐसी धंसी चट्टान की तरह बैठी ही रह जाए, पति बच्चों के आने तक भी? शाम तक वैसी की वैसी अटी अंगीठी, फैले कपड़े, जूठे बर्तन पड़े रह जाएं तो? उस स्थिति की कल्पना ही उसे आतंकित करने वाली थी। लेकिन उठी वो तब भी नहीं, सिर्फ बैठी सोचती रही कि कितना अच्छा होता अगर कोई क्रोधांध ऋषि या यक्ष किन्नर अचानक आकर उसे कुछ घंटों के लिए शिलाखंड बनाकर शापग्रस्त कर जाता। वो शिलाखंड हो जाती। वो ये भी सोचती रही कि आज तक की जिंदगी में कुल मिलाकर उसने कितने बर्तन धोए होंगे, कितने चावल चुने होंगे, या कितने किलो आटा माड़ा होगा। इसका कोई हिसाब किताब करता होगा। रात के दिन और दिन के रात पलटते जाते जिंदगी के सफ़ों का कोई लेखा जोखा। अचानक बगल की दीवार की दूसरी तरफ से कुछ खींचने की सी आहट हुई। वो चौंकी। हाँ, पीछे वाले मकान मालिक के उस कोठरी से जिसमें सीमेंट की बोरियां भरी हुई हैं, उसके बीच से वहीं से कहीं आहट आ रही है। रुको, आहट के साथ साथ एक आवाज भी। पहले थोड़ी देर जैसे हारमोनियम के पर्दों के साथ गुनगुनाती रही, फिर क्रमशः एक लहराती धुन में बदल गई। गाना था तो पिक्चर का ही, पर इस तरह एक अजूबी सी अकेली सी कोठरी से निकल रहा था जैसे सुनसान निचाट दोपहरी में सावन अचानक झिरझिरा के बरस उठा हो। गीत कुछ था भी वैसा ही। जब दीप जले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न ठुकराना। वो चौंकी, फिर जल्दी से उठी। आंगन के कोने से लपक कर 2-3 ईंटें एक के ऊपर एक रखी और पलस्तर वाली ऊंची मुंडेर के दूसरी तरफ जाकर झांकने लगी, जिधर से आवाज आ रही थी। हाँ, वही तो था। एक आध बार आते जाते दिखा था। यूं हारमोनियम और कुछ गाने की आवाज भी सुनी थी, बहुत धीमी धीमी, पर काम में कहाँ इतनी फुर्सत कि ये सब बेकार की बातों को देखा सुना जाए। अब की ध्यान से देखा, पीठ थी उसकी तरफ, बिखरे से बाल, ढीला ढाला सफेद कुर्ता। पीठ उसकी तरफ थी ना। हारमोनियम के पर्दों पर फिसलती उंगलियां ही कभी कभी दिख जा रही थी। गीत की पंक्तियां फुहारों की तरह झिरझिरा रही थी। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न ठुकराना, जब दीप जले आना, जब दीप जले आना। वो वैसे ही डगमगाती ईंटों पर चढ़ी खुरदुरे प्लास्टर वाली मुंडेर पर ठुड्डी टिकाए तन्मय सी सुनती रही। ठुड्डी इतनी और इस तरह सटी थी कि नाक में सीमेंट बालू की सौंधी महक भर गई थी। सुनते सुनते वो मुस्करा गई, लेकिन तभी दरवाजे पर आहट हुई। इसके नहीं, उसके। उधर वह हारमोनियम छोड़कर दरवाजा खोलने उठा और इधर यह छपाक से लड़खड़ाती ईंटों से नीचे कूद गई। कूदने के साथ ही बिखरे फेंके घर पर नजर दौड़ाई तो जैसे नए सिरे से चौंक गई। फट फट बर्तन समेटे, कपड़े बटोर कर शाम के लिए भाजी काटने बैठ गई। सब्जी काटते काटते वो फिर मुस्करा गई। भूख सी लगी तो सोचा चाय पी ले, एक प्याली बनाकर। लेकिन नहीं, आज उसका पति ऑफिस से जल्दी आने को कह गया है। कहीं वो चाय पीती ही हो और वो आ गया तो? वो शर्म से नहीं, झेप से सिकुड़ गई। नहीं, ये ठीक नहीं लगेगा। पति के आने पर ही चाय बनानी चाहिए, मतलब उसके साथ ही चाय पीनी चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत बना भी लेगी चाय के साथ। फिर उसका पति
पूरी तरह संतुष्ट होकर आराम करेगा। असल में आज ऑफिस में किसी साथी कर्मचारी की लड़की की शादी है। सारा स्टाफ आधे दिन भर ही छुट्टी मारकर वहां धमक जाएगा, कुछ मदद के नाम पर, कुछ हंसी ठट्टे और रायते कचौड़ी के नाम पर। लेकिन उसका पति इन बेकार की बातों से हमेशा दूर रहता है। फालतू में जाकर बैठे रहना, जितने का खाना खाने को मिलेगा उतने से ज्यादा आने जाने में। वैसे किसी को साइकिल या स्कूटर के पीछे बिठा लेने के लिए फंसाया जा सकता था, लेकिन एक तो उसके पति को किसी ऐसे बेकार के आराने दोस्ताने किसका संबंध नहीं, दूसरे आने जाने को तो हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रेजेंट भी तो ले जाना होगा। खाने से चौगनी चपत, सो उसका पति जल्दी घर आ जाएगा, कुछ बदहजमी वगैरह का बहाना बनाकर लोगों से। समझदार है उसका पति। हाँ, और क्या, आने दो, उसके साथ ही चाय पिएंगे। आज बच्चों के आने से पहले ही आ जाएगा, शायद सिर्फ वह और उसका पति। वो फिर मुस्करा पड़ी। कौन सा गाना गा रहा था अभी वो आदमी हारमोनियम पर? हाँ, जब दीप जले आना। कुंडा खटका, उसने हुलस का दरवाजा खोल दिया। उसका पति अचकचाकर उसकी ओर देखने लगा तो उसने झेप कर सिर झुका लिया। पूछा, चाय? हाँ। स्टोव में तीली लगाते लगाते वो फिर गुनगुना गई। उसके पति ने अपनी लुंगी मांगने के साथ उसकी ओर जांचने के अंदाज में देखा। चाय का मग लेकर पहुंचने पर उसने हैरान उखड़ी आवाज में पूछा, क्या बात है? बात वो फौरन उल्लसित स्वर में बताना चाहती थी। बगल की सीमेंट वाली कोठरी में जो कुछ दिनों से एक आदमी रहने आया है, वो बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाता है। आज वो फला गाना बजा रहा था जो उसने इतनी देर तक मुंडेर पर ठुड्डी टिकाए टिकाए सुना, और इसके बाद झपाक से कूद गई और फटाफट सारे काम निपटा डाले। और भी कि उस आदमी के कुछ बिखरे से बाल हैं, गुमसुमा सा भी है, और लेकिन अचानक वह ठहर सी गई। उसने अपने पति से सिर्फ इतना कहा, बात कुछ खास नहीं, काम सब जल्दी जल्दी निपट गया, बाजार भी हो आई। नुक्कड़ से जरा आगे बढ़कर सब्जी मंडी से आलू प्याज लाई तो किलो पीछे 50 पैसे की बचत हुई। यही तो, उसका पति गुबरीले रुआब में बोला। मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन तुम समझो तब ना। अब सोचो, जितनी बार तुमने सब्जी मंडी जाने के बजाय दुकान या फेरी वाली से आलू प्याज लिए, कितने पैसे कमाए? हमेशा ऐसे करती तो? हाँ। उसका स्वर एक सपाट उदास स्वीकार में डूब गया। उसका पति ठीक ही तो कहता है। आज जितने पैसे बचे उसे सोचकर खुश होने के बजाय उसे ये सोचना चाहिए कि कितने पैसे पहले बर्बाद हुए, और यह सोचकर आज से आगे से हमेशा इसी धूल धुक्कड़ में इसी तरह सुबह का खाना निपटाने के बाद उसे मंडी से ही सब्जियां लानी चाहिए। बड़े की फीस माफी का फॉर्म पर गुप्ता जी की राय लिखा आई। बड़े उसके बड़े लड़के की बात नहीं, कहाँ, गुप्ता जी थे ही नहीं। अरे तो बैठकर इंतजार कर लेती थोड़ी देर। लेकिन यहाँ दूध वाला आकर चला जाता ना। उसके पति का स्वर चढ़ गया। एक दिन दूध न लिया जाता तो कौन सा कहर ढह जाता। लेकिन गुप्ता जी के लड़के ने भी कहा कि ठीक ठीक पता नहीं वे कब तक आएंगे, इसलिए मैं शाम को बड़े को ही फॉर्म लेकर भेज दूंगी ना। बड़े करवा चुके, लाओ फॉर्म। मैं ही घंटे भर में जाऊंगा, करवा के लाऊंगा। एक काम जरा सा भी छोड़ दो तुम लोगों पर, नहीं हो सकता। उसका पति गुरगुराया। उसके बाद उसके पति ने ऑफिस से लाया अपना रेगजिन का बैग खोला और बड़े खासे बड़प्पनी अंदाज में उसे बुलाकर एक दो कंपनी के नाम वाले पैड, 2-3 पेंसिलें, गोंद की छोटी सी शीशी उसे थमा दी। संभाल कर रख दो, सब बर्बाद ना करने पाए। इतना खट खट कर एक चीज जुटाता हूँ,
लेकिन तुम लोग कदर जानो तब ना। उसका पति शायद ठीक कह रहा था, ऐसे मौके रोज रोज मिलते कहाँ हैं। आज जब बाकी स्टाफ आधे दिन पर चला गया होगा, तब कहीं उसने मौके से ये चीज़ें निकाल कर अपने बैग में डाल ली होंगी। बाजार में इतनी ही चीज़ें 10 रुपए से कम क्या मिलेंगी। और उसने पैड, पेंसिलें अलमारी में करीने से रख दी। स्कूल की छुट्टी का ही समय था। बड़े आज रोज की तरह चप्पलों से सड़क की धूल समेट समेट कर उड़ाता भागता हुआ नहीं, बल्कि अपने साथ छोटे को गालियां देता और घसीटता चला आ रहा था। छोटा उतनी ही ऊंची आवाज में चीख रहा था। दरवाजे पर आते ही वो दौड़कर बड़े पर हाथ उठाती ही कि उसने माँ का उठा हुआ हाथ पूरी शक्ति से रोककर चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया, इस हरामी ने आज फिर चोरी की। इसने अपने बगल में बैठने वाले बच्चे का टिफिन खाया और 2 बच्चों की महकने वाली लाल पीली रबरें चुराई। इसे जूते की माला पहनाकर सारी क्लासों में घुमाया गया, मेरी क्लास में भी। कहते कहते उसने एक जोर का थप्पड़ छोटे को लगाया और खुद भी जोर से रो पड़ा। वह बुत अवाक खड़ी की खड़ी रह गई। हाथ की पूरी शक्ति जैसे झंझनाती हुई बेजान होती जा रही थी। लेकिन तभी उसने जाने कहाँ की शक्ति बटोरी और अचानक छोटे के थैले में पड़ी स्केल निकालकर बेतहाशा पागलों की तरह उसे पीटने लगी। कमीने, चोरी करता है, मुंह दिखाने लायक नहीं रखा कहीं का। बोल, क्यों चुराई रबर? क्यों चुरा कर खाया दूसरे बच्चों का टिफिन? लेकिन छोटा शायद एक ही बात सुनते सुनते धीरज खो बैठा था। स्कूल से ही वो बेसब्र विद्रोही आवाज में चीखने लगा, खाऊंगा और खाऊंगा। वो बिस्कुट लाया था, मक्खन वाले बिस्कुट, क्रीम वाले बिस्कुट। तुम देती हो कभी मुझे मक्खन का बिस्कुट? तुम मंगाती हो मुझे महकने वाले रबर? लम्हे भर को वह अवाक रुक सी गई, लेकिन याद आते फिर टूट पड़ी। छोटा बराबर उसकी मार से बचता, छटपटाता, जोर जोर से रोता चीखता जा रहा था, मैं खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। खाएगा तो ले खा। स्केल टूट जाने पर वह बेतहाशा उसे दोनों हाथ से पीटती रही। पीटते पीटते थक कर निढाल एक तरफ खुद भी गिर सी पड़ी खटोली पर। छोटा कोने में बैठा सिसकियों के बीच धीरे धीरे दर्द से कराहता रोता रहा। उसके हाथ पैर सूखे गंदे और जगह जगह स्याही खड़िया से पोते थे। उसके बीच बीच में ताजी मार के निशान उभर आए थे। थोड़ी देर बाद वो खुद ही उठी, छलछलाती आंखों को छुपाती एक तश्तरी में 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार उसके सामने रख दिया, जिसे देखते ही छोटे ने जोर से पैर मारकर बिखेर दिया। उसने फिर बच्चे पर चीखना चाहा था, लेकिन आवाज सिर्फ गले में रुंध कर धंस कर रह गई और सिवा औंधी खाट पर ढह जाने के वो कुछ नहीं कर पाई थी। छोटा पहले भी कई बार ऐसी छोटी मोटी चोरियां करते पकड़ा गया है। कभी रंगीन पेंसिलें, कभी प्लास्टिक के शार्पनर, कभी किसी का चॉकलेट, बिस्कुट या समोसों वाला टिफिन। पिछली बार वह स्कूल जाकर टीचर से क्षमा मांग आई थी और छोटे को काफ़ी धमकाया फुसलाया था, ये भी कि वह उसे क्रीम वाले बिस्किट और रंगीन पेंसिल मंगा देगी। लेकिन बाद में वो कुछ भी नहीं मंगा सकी थी, क्योंकि उसके पति ने सुनते ही गुर्राकर कहा था कि उसके खून पसीने की कमाई पर यह हरामजादे क्रीम बिस्कुट हरगिज नहीं उड़ा सकते। खाने दो चोरी का माल, 2-4 बार कसकर पिटेगा ना तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। और वह चुप लगा गई थी कि शायद ठीक ही कहता हो उसका पति। अचानक आंखों पर रखी कोहनियों पर उसे गीलापन महसूस हुआ। उसे पता ही नहीं चला था कि वो कब से ऐसे ही रो रही थी, अपने हाथ आंखों पर रखे। लेकिन किस बात पर? शायद बड़े बेटे की गाली वाली आदत पर, शायद छोटे की चोरी वाली आदत पर, या फिर यह सोचकर कि अब तो शायद बड़े की फीस भी ना माफ हो। जब बड़ा
उसके पेट में आया था तो कल्पना की खूब ऊंची ऊंची पेंगे मारा करती थी। अगर बेटा हुआ तो उसे वह डॉक्टर या इंजीनियर बनाएगी। शानदार लकदक कपड़ों में रुआब से नर्सों मेट्रोनों के हुजूम के साथ अस्पताल के वार्डों के चक्कर लगाते डॉक्टर उसे बड़े भले लगते थे। दूसरी चीज जो उसे अच्छी लगती थी वो थी अपनी गली के बाहर इंजीनियर मिस्टर नाथ का बंगला। कटीली फेंस से घिरा हरे भरे लॉन और रंग बिरंगी क्यारियों वाला इंजीनियर साहब का बंगला वो सचमुच अपने सपने में देखा करती थी। लोगों का कहना था कि इंजीनियर साहब का बचपन बड़ी तंगहाली में गुजरा था। फीस तक के पैसे नहीं जुटा सकते थे वे, लेकिन शुरू से ही उन्हें पढ़ने की लगन थी। इसीलिए स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक हमेशा उन्हें छात्रवृत्ति मिलती रही। सचमुच सामान्य तंगहाल घर के बच्चों में जो लगन, जो टेव रहती है, वो अमीरों के बच्चों में कहाँ। उसे लगता उसके बच्चे भी जरूर पढ़ाई में तेज निकलेंगे। ऐसा सोचने का एक और भी कारण था। वो स्वयं भी चाहे थोड़ा ही पढ़ पाई, पर रही तो हमेशा अपने स्कूल, अपनी क्लास की तेज लड़कियों में ही रही। स्कूल में बड़े को डालने से पहले ही उसने उसे कितनी कविताएं, गिनती, नाक कान की अंग्रेजी सब उसको सिखा दिए थे। रोज शाम घंटे आधे घंटे बैठकर उसे बड़े उत्साह से पढ़ाती सिखाती, लेकिन बड़े ने कभी पढ़ने में मन लगाया ही नहीं। बस जितनी देर वो साथ बैठती किसी तरह बैठता और जैसे ही उसका पति डांटता किसी न किसी बहाने रफू चक्कर हो जाता। इम्तिहान में भी बस किसी तरह पास होता रहा। निराश हो उसने सोचा शायद थोड़ी सख्ती बरतने से उस पर असर पड़े, लेकिन तब बड़ा कभी पेट दर्द कभी सिर दर्द के बहाने भाग लेता। सवाल समझाते समय वो भी लापरवाही से बिना ध्यान दिए हाँ हाँ करता जाता। ऐसे ही एक दिन उसने समझाने के बाद बड़े को एक आसान सा सवाल दिया जिसे उसने बिना देखे समझे गलत सलत लगा दिया। वो बौखला गई थी और पास पड़ी संटी उठाकर धुआंधार उसने बड़े को पीटना शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरे दिन सुबह बड़ा रोज की तरह स्कूल गया था, लेकिन छुट्टी के बाद वापस लौटा ही नहीं। इधर उधर अड़ोस पड़ोस में पूछते पता करते शाम हो गई। सूरज छुपने को आया। तब तक उसका पति भी लौट आया था और सुनने के बाद उल्टे उसी पर भभक पड़ा था। बात इधर उधर काफी दूर तक फैल गई। पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की गई। तब तक स्टेशन से एक पुलिस वाला बड़े को लेकर आता हुआ दिखाई दिया था। पता चला बड़ा स्कूल का बैग लिए एक रिजर्व डिब्बे के कोने में बैठ गया था। टीसी घुसा तो उसे शक हुआ। डरा धमकाकर उसने सच्चाई उगलवाई और झटपट गाड़ी से उतारकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। इस घटना के बाद वो सहम सी गई थी, इतनी कि काफी दिनों तक उसने बड़े के सामने पढ़ाई लिखाई का नाम ही नहीं लिया। बाद में भी यूं ही मन में डरते डरते कभी कभार पढ़ाने के लिए बैठने लगी और अपना वो सपना पूरी तरह भूल बैठी। इतने दिनों तक आज न जाने कहाँ से याद आ गया। कोहनियाँ वापस आंखों पर आ गईं, बूंद बूंद रिश्ती चुचुहाती पलकें। अचानक पीछे के बंजर मैदान की ओर खुलने वाली खिड़की के पल्ले उसी कोठरी के से हवा के झोंके से खुल से गए और बगल की कोठरी से उठते पहचाने से स्वर गूंज उठे। उसका जी चाहा एकदम हिलक कर रो पड़े। इसे कोई काम धाम नहीं क्या, वक्त बेवक्त बैठा बैठा टेर देता है। जाकर कहे कोई कि तुम्हारी तरह की जिंदगी सबकी नहीं ना, कि जब चाहा बाजा खिसकाया और सूने बंजर खेतों की तरफ खुलने वाली खिड़की के रास्ते गीत सुना हिलोड़ दिया। अचानक वह गीत के शब्दों पर टिटक गई। गीत था, वो गा रहा था, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह तो कहीं कुछ पढ़ा पहचाना सा लगता है। कोहनिया आंखों से हट गई। वो सोचती रही, हाँ ठीक, काफी पहले अंगीठी जलाने के लिए वो बाजार से लाए सामानों के पुराने कागजों के खोखे से जल्दी जल्दी लपेट रही थी उन्हें कि एक बड़े से रंगीन खोखे कागज को
पूरने से पहले ठहर गई थी। वो किसी पत्रिका के वसंत पंचमी विशेषांक का रंगीन पृष्ठ था, जिस पर निराला के रंगीन चित्र के साथ उनकी एक कविता छपी हुई थी। माचिस की तीली हाथ में लिए लिए ही वो पढ़ती चली गई थी। हाँ, ठीक यही लाइनें, यही गीत जो ये गा रहा है आज। बांधो न नाव इस ठाव बंधु। खिड़की का पल्ला हवा के झोंके के साथ आगे पीछे उड़क रहा है और गीत चल रहा है, हर शब्द की गहराई में डूबती गहराती आवाज। गीत थम गया। वो चौंक कर उठ बैठी। थोड़ी देर वैसे ही स्थिर बैठी रही, जैसे कि सचमुच किनारे आ लगी हो नाव में बैठी बैठी। फिर पास जाकर छोटे को दुलराने पुचकारने लगी और धीरे धीरे एक पूरी चपाती शक्कर के साथ उसे खिला दी। ये लो, एक पॉज है। पॉज के बाद ये लो दालमोट। पति के हाथों में पैकेट देखकर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसका पति कभी इन बेकार की चटपटी चीजों में पैसे बर्बाद करता ही नहीं। बात भी ठीक है, रोटी अचार या चावल तेल मिर्चों से क्या बुरा है? बच्चों की भी जुबान शुरू से बिगाड़ने से फायदा? उसने धीरे से कहा, दालमोट? दालमोट कैसे? उसकी बेवकूफ़ी भरे सवाल पर आश्चर्य से पति झुंझुला उठा। अरे कैसे क्या? सस्ती मिल गई थी तो लेता आया। सबको चाय के साथ थोड़ी थोड़ी दे दो और बाकी बची हुई कायदे से मर्तबान में रख दो। उसने खुशी खुशी चाय बनाकर दालमोट के साथ पति को दी और छोटी मोटी 2 कटोरियों में 2-2 चम्मच दोनों बच्चों के सामने रख दी। लेकिन बच्चों ने एक ही बार मुंह में डालने के बाद ही दालमोट की कटोरी हटा दी। उसे आश्चर्य हुआ। पूछने पर बच्चों ने कहा, पता नहीं कैसी है, हमें भूख नहीं। उसे बच्चों की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चाय की घूंट के बाद जब खुद मुंह में डाली तो अजीब सीली घुनी सी गंध मुंह में तला गया। उधर पति ने शायद बच्चों की बात सुन ली थी। वो गुर्राते हुए बोला, निकाल कर रख दो इन दोनों कटोरियों से। ला कर दो तो खाएंगी नहीं और बाहर बाजार में देखकर इज्जत उतार लेंगे। उसने किसी तरह हिचकते हुए कहना चाहा कि नहीं, कुछ तेल भी पुराना सा है। कोई कोई दुकानदार सिर्फ ग्राहकों को लूटने के लिए खराब तेल। अरे चुप रहो, तुम लोगों के लिए देसी घी में चुपड़ी दालमोट आएगी तो खाना। हाँ, बुरा तो लगेगा ही, उसने सोचा। उसके पति का गुस्सा होना वाजिब है। आखिर पति ठहरा। पति का मूड उखड़ गया था, इसलिए उसकी कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि स्टोव की बत्ती खत्म हो गई है। नहीं, इस समय उसे नहीं कहना चाहिए। जाने देगी। किसी तरह एकदम अंदर घुस गई बत्तियां उकसाने की कोशिश करेगी। एक आध दिन का काम चले, फिर जब पति का मूड थोड़ा ठीक होगा तो उसे बत्ती लाने के लिए कहेगी। इससे वो पूरे आधे घंटे तक केरोसिन के तेल में बत्तियां डुबो डुबो कर भिगो कर स्टोव के छेद से ऊपर उकसाती रही। और आधे घंटे बाद बत्तियां जब तक ऊपर आईं, उसकी हाथ की तीनों उंगलियां खरोंचों से बुरी तरह छरछरा आई थी। कपड़े से तिल पोंछ कर साबुन से हाथ धोने लगी तो खरोंचों में हल्की रक्ताब लकीरें उभर आईं और हर लकीर से दर्द का एक रेशा। मैं बस्ता लाऊं क्या? उसने अचकचाकर सिर उठाकर देखा। छोटा खड़ा पूछ रहा था। उसे सचमुच अपने कानों पर विश्वास न हुआ। दर्द की जैसे धुनी न रही। भागी भागी आकर प्यार से छोटे को पढ़ाने बैठ गई। 4-5 दिन पहले वह छोटे को बहुत फुसलाकर पढ़ाने बैठी थी और पढ़ाई करने के बाद उसे चुपके से पति से छुपा कर लाया रंगीन कागज में लिपटा एक लेमन जूस दिया था। छोटे की आंखें एकदम चमक उठी थी।
लेकिन तभी बच्चे की अबोध आवाज में एक दर्जीली सहानुभूति उभरी थी। तुम सब्जी के पैसों में से लाई हो ना? नहीं। नहीं तो? उसने छोटे को समझाना चाहा था कि उसके पास और भी पैसे हैं, पर बच्चे की आंखों से साफ लग रहा था कि उसे माँ की बात पर जरा भी विश्वास नहीं। पढ़ाई खत्म होने पर उसने छोटे को प्यार किया था और कहा था कि जब भी पढ़ने बैठेगा वो उसे ऐसे ही रंगीन लेमन जूस दिया करेगी। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान भरी, यह सोचकर कि छोटा आज भी लेमन जूस की लालच में तो नहीं आया है पढ़ने, जबकि लेमन जूस आज वो ला नहीं पाई थी। लेकिन छोटे ने माँ के चेहरे की भाषा पढ़ ली थी। लेमन जूस नहीं लूंगा मैं। वो हैरान थी। वो बगल की कोठरी में जो रहते हैं उन्होंने मुझे लेमन जूस दिया था ना, इसलिए मैं तुमसे नहीं लूंगा। वो अचंभित थी। जाने कहाँ से आए इस अनजान अजनबी को भला क्या पड़ी थी उसके बच्चे पर प्यार ममता लुटाने की। लेकिन ऊपर ऊपर सपाट हिदायत भरी लहजे में बोली, ना, क्यों ली तूने? दूसरों से चीजें नहीं लिया करते। वाह, सबसे कहाँ लेता हूँ, सिर्फ उनसे लेता हूँ। नहीं लूंगा तो उन्हें दुख होगा। ऐसा कहा क्या उन्होंने? उसके स्वर में अविश्वास और हैरानी थी। कहेंगे क्यों, मैं देखता नहीं क्या, एकदम चुप चुप से रहते हैं ना। उन्हें कोई खाना भी तो बनाकर देने वाला नहीं, सिर्फ चाय कैसी काली सी बनाते हैं, वो भी मिट्टी का तेल नहीं होता तो चाय भी नहीं बना पाते। उसकी उत्कंठा विषाद में घुल गई, पर जब्त कर गई। तो कुछ काम धाम क्यों नहीं करते? काम ही तो ढूंढते हैं, एकदम सुबह से निकलकर इधर उधर सबके पास बाहर निकल के काम देखने ही जाते हैं। सब कुछ जान लेने की उतावली उसे सचमुच निर्मम बना चुकी थी। अरे कहाँ, सारे दिन तो हारमोनियम लेकर टेढ़ते रहते हैं। छोटे को नागवार गुजरा। वो तो उन्हें गाना ही पड़ता है ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रोग्रामों में गाएंगे कैसे? छोटे ने अपने बुद्धि पर बताया, इधर उधर स्टेज वगैरह पर गाने वाली पार्टियों में जाकर चांस मांगते हैं। कोई पार्टी दे देती है, कोई नहीं। पर नए हैं ना, तो सब गाने गवा लेते हैं उनसे, लेकिन पैसों के नाम पर कितने कितने दिन दौड़ाकर बाद में देते हैं, वो भी पूरे पैसे नहीं। तो क्या, अकेले तो हैं, न औरत न बच्चे। नहीं, उनकी औरत गुजर गई, पर बच्चा तो है ना। औरत, बच्चा? वो अपने आप में जैसे फुसफुसा उठी। फिर क्या, बच्चे को अपने माँ बाप के पास कस्बे में छोड़ा हुआ है ना, उसी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने खरीदने के लिए तो जगह जगह इस शहर में काम की तलाश में आए हैं। हठात दुनियादारी और उत्कंठा के सारे रेशे छितरा गए थे। तुझे तुझे ये सब कैसे मालूम? फोटो देखी है ना उनकी कोठरी में, एक छोटी सी, तो मैंने पूछ लिया था। वो चुप हो गई, एकदम गुमसुम, लेकिन छोटा अपने आप में बड़ा सयाना महसूस कर रहा था। अगर उनके पास जरा भी ज्यादा पैसे होते तो वो मुझे इतने छोटे छोटे लेमन जूसों की जगह बड़े वाले रंगीन कागजों में लिपटे लेमन जूस दिया करते, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं है ना। स्तब्ध, वो वैसी ही बैठी छोटी की स्लेट पर धीमे धीमे बहुत छोटी छोटी गोल त्रिकोणी लाइनें खींच खींच कर उंगलियों से मिलाती रही। छोटा रुक रुक कर उत्साह से जोड़ रहा था। उन्होंने मुझे एक दो दिन हारमोनियम बजाना भी बताया। मैंने सारे गामा पूरा बजाया उनके हारमोनियम पर। सच? वो बच्चों से सुलभ हो उठी। कैसे, बताऊं? ऐसे। छोटे ने माँ की हथेली पकड़कर स्लेट पर हारमोनियम के पर्दे की तरह चलाकर बताई। मेरी उंगली पकड़कर
ऐसे ही हारमोनियम पर चलाकर सिखाते हैं। उसने अपनी उंगलियों में एक रोमांचकारी सिहरन महसूस की। बोली कुछ नहीं, चुप। एकाएक छोटा एकदम अपनी झिझक पर काबू करके पूछ बैठा, मैं उनसे हारमोनियम बजाना सीख लूं क्या? वो चुप ताकती सी रही थी। छोटा खुद ही बोला, जानता हूं, पिताजी गुस्सा होंगे ना। चल पढ़। उसने जल्दी से असहज हो पूरा का पूरा प्रसंग ही काट दिया। कुंडा खटका, दरवाजा खुलने की आवाज हुई। उसका पति ही लौटा था दफ्तर से। रेगजीन के बैग के साथ साथ एक भरा पूरा थैला भी था। हल्की हरी कमीज और गाढ़ी भूरी पैंट उसने निकालकर तहाकर खूंटी पर टांग दी और अपने कपड़े की बनियान और छींटदार लुंगी पहनकर एक एक चीज बड़े मनोयोग से थैले में से निकालने लगा। वो अंगीठी के पास से एक चाय की प्याली लाकर उसे थमा गई। पति थैले के अंदर से ऑफिस के पुराने पिन कुशन, थोड़ी लकड़ी की बल्लियां और 2-4 पुरानी पत्रिकाएं निकालने लगा। बल्लियां पुराने हिलते स्टूल में ठोक दी जाएंगी और पत्रिकाएं इधर उधर से थोड़ी सी और इकट्ठी होने के बाद ₹20 आने में बेच दी जाएंगी। उसका पति बड़े संतुष्ट भाव से ऑफिस से उठाकर लाई हुई चीजों के सदुपयोग के बारे में बताने लगा। तभी बगल की कोठरी से हारमोनियम के स्वरों के साथ गूंज उठा, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। पति के मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। ये कौन मुंजी आ गया है इस सीमेंट वाली कोठरी में, वक्त बेवक्त राग अलापने लगता है। एक दिन छोटे से कहला दो, अगल बगल शरीफ लोग रहते हैं। हाँ, ये लो, सब उठाकर ये पिन कुशन और ये अलमारी में रख दो। शायद उसे पति का स्वर उस दिन ज्यादा रुच्छ लगा था, इसलिए धीरे से बोली, उतना बुरा नहीं है। छोटे बताता था उसका कहीं काम नहीं लग रहा, सारे दिन नौकरी के लिए। अरे तो नौकरी पाना कोई आसान काम है? ऐसे ऐसे जनकों को नौकरी कौन देगा? और आत्मप्रशंसक भाव से सीना फुलाकर उस सकरी कोठरी में उसने एक भरपूर चहलकदमी कर डाली। फिर स्लेट पर झुके छोटे पर एक नजर डालकर संतुष्ट भाव से बोला, हाँ, बच्चों को स्कूल से लौटने पर सीधे पढ़ने बिठा दिया करो, नहीं तो ऐसों की संगत में बिगड़ जाएंगे। उसने पति से सहमत न होते हुए भी बात को एक सद्भावपूर्ण मोड़ देने की कोशिश की। छोटा बताता था कि दुखी आदमी है, बीवी गुजर गई है, एक बच्चा है, माँ बाप के पास छोड़ा है, काम के चक्कर में। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेल जोल ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो जहां किसी चीज की जरूरत पड़ी चट मांगने पहुंच जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात, बेवजह मेल जोल बढ़ाने से फायदा, बेकार का नुकसान। हाँ, और क्या, उसने सहम कर कहा और मन मन में अपने आप को भी समझाने लगी। हाँ, उसका पति एक एक चीज कितने एहतियात से सहेजता रहता है। हमेशा हल्की हरी या हल्की नीली कमीज और भूरी काली पैंट पहनता है। सफेद कमीज धोने में साबुन भी तो ज्यादा घिसना पड़ता है, कमीज घिसती भी जल्दी है। दूसरे, सफेद कमीज 2 दिन से ज्यादा पहनी भी नहीं जा सकती। आजकल भी उसके पति के पास एक नई लुंगी रखी है, लेकिन पहनता वो वही पुरानी वाली ही है, जिसके जगह जगह से मस्के हुए छेदों के अंदर से उसकी नीली हरी पट्टियों वाला धारीदार जांघिया दिखाई देता रहता है। सुनो, पुराने कागज और शीशियां लाओ, मैं नुक्कड़ पर ले जाकर बेच आता हूँ। गली में फेरी मारने वाला आधा तिहाई तौल कर तुम्हें बेवकूफ बना के चला जाता है। उस दिन एकाएक छोटे हांफता हुआ सा आकर खुशी, उत्तेजना तथा आशंका के बीच उसके कानों में फुसफुसाया था, वो आए हैं, वो बगल की कोठरी वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, वो खुद अस्त व्यस्त हो उठी, तो बुला ला ना। आ नहीं रहे। अरे
क्यों? वो खुद किवाड़ तक आ गई। आइए, आइए ना, आप बगल में ही रहते हैं ना। छोटे ने बताया था कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। जवाब में सामने वाले ने एक उदास मुस्कुराहट के साथ हाथ जोड़ दिए थे। बैठिए, बैठिए ना, चाय पिएंगे? छोटे बताता था आप उसे कितना प्यार करते हैं, लेमन जूस भी देते हैं। वो भी आपको बहुत मानता है। एकाएक उसे लगा वो ही बोले जा रही है, लेकिन वो करे भी क्या? उसे कहना भी तो कितना कुछ है। वो जो गीत आप गाते हैं ना, मैं जानती हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है ना? जी, आपको कैसे मालूम? मालूम है, कहती वो शर्मा गई। फिर जल्दी से बोली, मैं चाय बनाती हूँ। इसके पिताजी तो अभी हैं नहीं, असल में बहुत थक जाते हैं ना, सुबह से शाम तक ड्यूटी रहती है, मिलने जुलने का समय नहीं मिलता उन्हें। पर क्या है ना, दिल के बहुत अच्छे हैं। वो भी आपके गाने की तारीफ कर रहे थे। कहने के साथ ही वो अचंभित थी। क्या क्या झूठ सच कहती चली जा रही है वो, और आखिर क्यों? जैसे इस मुट्ठी में सिमट आए समय की एक एक बूंद भरपूर जी लेना चाहती हूँ। आप स्टेज पर भी गाते हैं ना, कितना अच्छा लगता होगा, खूब तालियां बजती होंगी हैं? जी, बस कभी कभी चांस मिल जाता है, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब लोगों को आपका गाना अच्छा लगने लगेगा, तब आपको पार्टी वाले खुद ही बुलाया करेंगे। उसने सोचा था उसकी बात सुन के वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो तो और ज्यादा उदास हो गया, जैसे कोई जख्म टीस गया हो। वो असहज हो उठी, मन ही मन अपने को धिक्कार कर बोली, आपको नौकरी भी जल्दी ही कहीं मिल जाएगी, देख लीजिएगा। लेकिन कहने के साथ ही वो स्वयं असंयत हो उठी, उसकी लम्हे भर को उठी आंखों में फैले अवसाद को देखकर। ओह, कितने जख्म हैं इस आदमी के पास, और वह अनाड़ियों से क्या क्या बोली जा रही है। चाय खौल गई थी और वह बेसब्री से छोटे का इंतजार कर रही थी, जिसे उसने दुकान से दौड़कर 2 रुपए का दाल सेव लाने के लिए भेजा था। छोटे तीर की तरह भागता हुआ वापस लौट आया, खुश खुश। उसकी उदासी धुल गई और तश्तरी में चाय की प्याली लेकर उसने उसके सामने सरकाते हुए कहा, आपको मेरी बातों से दुख पहुंचा? जी नहीं नहीं, वो एकाएक क्षमा याचना कर उठा। ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं परेशान सा रहता ही हूँ। मैं तो कृतज्ञ हूँ आपकी सहानुभूति का। उसने धीमे धीमे चाय की 2 घूंट भरी, जैसे क्षमा याचना पूरी न हुई हो ऐसे बोला, असल में आज भी बड़ी मुश्किल से एक ग्रुप ने गाने के लिए बुलाया है, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, सुबह से ही हरारत सी लग रही है और गले में भी खराश सी। ओह, आपने वो बताया क्यों नहीं? मैं चाय में जरा सी काली मिर्च डाल देती ना, छोटे पास की दुकान से अदरक ला देता। वो जाने क्यों बुरी तरह उदास हो उठी थी। असल में मैंने आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, खुद ही बोलती चली गई। अरे नहीं, आपने इतनी अच्छी चाय पिलाई कि 2 घूंट में ही मुझे कितना आराम मिल गया। सच? वो कृतकृत्य हो गई। असल में सुबह से ही बुखार बुखार लग रहा था, तो उठ ही नहीं पा रहा था। अब काफ़ी ठीक महसूस कर रहा हूँ। वो खुश हो गई थी, तभी साबुन की फैक्ट्री का भोंपू बजा था। ओह, उसके पति के आने में थोड़ी ही देर है, चलूं अब? आह, वो जितनी उदास हुई सुनकर उतनी ही राहत भी मिली उसे। छोटा इतनी देर मंत्रमुग्ध भाव से उन दोनों के पास बना रहा था। जाने लगे तो उसे एकाएक याद आया, हाँ, आप आए कैसे थे? जी कुछ नहीं, थोड़ी हरारत सी लग रही थी ना, तो सोचा था छोटे से पूछूं जरा बाजार से चाय की पत्ती ला देगा, लेकिन अब तो उसकी ज़रूरत ही नहीं। वो ऐसे मुस्करा उठा जैसे कोई बच्चा चांद देखकर मुस्करा उठता है। चलता हूँ।
थोड़े दिन बीतते न बीतते वह आहटों के जरिए उसकी बहुत कुछ दिनचर्या समझ चुकी थी। वो अंगीठी सुलगाते के लिए कोयले तोड़ती होती है तो बंजर की तरफ खुलने वाली खिड़की से के रास्ते उसका गीत चालू हो जाता है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। वो मन ही मन मुस्कुराकर अंगीठी में कोयले भर देती है। भला इससे पूछो, इसकी नाव बनने की नौबती कहाँ आ रही है? भरे समंदर में तो हिचकोले खा रहा है। लेकिन ज्यादा करके लोग सिनेमा के गाने ही तो कहता तो था। पार्टी वाले कहते हैं सिनेमा का गाने ही पब्लिक मांगती है, इसलिए वो ठीक ठीक हारमोनियम पर निकालने की कोशिश करता रहता है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अंगीठी जल गई है, हारमोनियम बज रहा है। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। वो अचानक पाती है कि उसकी रोटी चकले पर चलती हुई उसी लय में गोल गोल घूम रही है। न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, रोटी तवे पर डाल दी गई। इसी तरह उसकी दाल उफनती है। अब आवाज छोर अछोर गूंजती रहती है। लेकिन जब कभी तवे पर पड़ी रोटी जल जाती है तो खींच जाती है। ये अच्छा, इसका गीत पीछे पीछे लगा रहता है, इसका कहीं काम क्यों नहीं लग जाता, छुट्टी मिलती। लेकिन उसका पति कहता तो था कि ऐसे औरतों को काम कौन देगा, कि बिखरे बिखरे बाल और ढीला सा कुर्ता, मोटा खुरदुरा सा। हाँ, ये हल्की हरी कमीज क्यों नहीं पहनता उसके पति की तरह? एकदम छोटे बाल क्यों नहीं कटवाता? कम साबुन, कम तेल, सफेद कुर्ता धोती में हरी कमीज से कहीं ज्यादा साबुन लगता होगा। और फिर छोटे के लिए लेमन जूस। अब तक उसने 8-10 रुपए तो जरूर बर्बाद किए होंगे छोटे के ही ऊपर, जबकि उसका पति 2-4 पैसे भी इधर उधर बात नहीं करता। सलीकेदार है उसका पति। लेकिन इधर वो दिखा नहीं बहुत दिनों से, आया भी नहीं। आया भी क्या, अरे आएगा भी क्यों? वो तो तभी आया था जब कुछ काम लगा था उसको, फिर काम लगेगा तो फिर आएगा। वो कोयले तोड़े जा रही है, छोटी हथौड़ी चल रही है। हारमोनियम पर गा रहा होता तो शायद हथौड़ी लय ताल में चलती। वो कोशिश भी करती है तो भी हथौड़ी या हाथ उसका नहीं, उस कोठरी से आती गीत की लय का कहना मानते हैं। तब हथौड़ी इस समय जैसी उल्टी सीधी नहीं पड़ती कि फटाक, रोकते रोकते भी उसकी एक सिसकी निकल जाती है। एक भुरभुरे कोयले पर जोर से पड़ जाने के कारण हथौड़ी सीधी उसके बाएं हाथ की उंगलियों पर पड़ जाती है। वो छलछलाई आंखों से उंगलियां समेटती उठ जाती है। उसका पति ऑफिस से आने पर हाथ में बंधी पट्टी देखकर झल्लाता है। असल में काम करते समय खबरदारी हो तब ना, दिमाग तो तुम्हारा ठिकाने रहता नहीं है। लेकिन दूसरी सुबह हाथ ज्यादा फूला देखकर उसे चिंता होती है। वो उससे अस्पताल जाकर दिखा आने को कहता है। सुबह 8 बजे ही पहुंचना होगा अस्पताल। खैर कोई बात नहीं, उसका पति कहता है कि वो दाल चावल चढ़ा देगा, सब्जी भी छौंक देगा, लेकिन वो अस्पताल जाए, नहीं तो कहीं कुछ चोट गहरे लगी हो तो बाद में घाव बिगड़ जाएगा तो 1 के 10 देने पड़ जाएंगे। 4 महीने की बचत एक हथौड़ी की चोट खत्म कर दे जाएगी। अस्पताल से लौटने तक दोपहर हो चुकी थी। छोटा घर आ गया था। हाथों में अस्पताल की गौज पट्टी बंधी हुई थी। वो इतनी देर तक अस्पताल के आउटडोर में अपनी बारी का इंतजार करते करते थक कर पस्त हो चुकी थी। कोठरी में पहुंचकर निढाल सी पड़ गई। हाथों में भी दर्द था। छोटे ने पूछा तो 1 गिलास पानी मांगकर पी लिया, बस। बाद में धीरे धीरे उठी, पतीली में सुबह के छूटे चावल, दाल व सब्जी निकालकर खाने बैठी। खाते खाते देखा तो आंगन में कुछ सफेद सी चीज दिखी। अरे, ये तो कुर्ता है उनका, बगल की कोठरी वाले का। उसने छोटे को आवाज दी,
उनका कुर्ता हवा से उड़कर इधर आ गया है, जाकर दे आ। किसे? वो तो गए। गए कहाँ? उनका बच्चा बहुत बीमार था ना, घर से चिट्ठी आई थी। तुझे कैसे मालूम? क्योंकि वे पिताजी के पास आए थे कि उनका हारमोनियम रख लें और उन्हें कुछ पैसे दे दें। वो अपनी घबराई सांसों की उतावली संभाल नहीं पा रही थी। फिर पिताजी ने कहा उनके पास एक पैसा भी नहीं और वे उन्हें जानते भी नहीं। फिर उसकी सांसें जैसे हजार धड़कनों में रेशे रेशे बिखरती जा रही थी। फिर पिताजी ने दरवाजा बंद कर लिया था। छोटे खुद भी अब बताते बताते हाँफ रहा था। मैं भागकर पीछे के दरवाजे से उनके पास गया था। मैंने पूछा कि आप कैसे जाएंगे? तो उन्होंने मुझे समझा कर कहा कि कोई बात नहीं, वे हारमोनियम बाजार में ले जाकर बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे चले जाएंगे। फिर चले गए ना। और जाने के समय फेरी वाले से ये लाल पीला गुब्बारा मुझे खरीद कर देते गए। मैं लेता नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती खरीद दिया मुझे। उसने बच्चे के हाथ में कस कर पकड़े रंगीन गुब्बारे को हल्के से छुआ, जैसे वो कोई बहुत अजूबी बड़ी नायाब सी चीज हो। एकाएक छोटा उसके और करीब आ गया और उसके हाथ में बंधी पट्टियों को सहलाता हुआ बोला, मैं अब चोरी कभी नहीं करूंगा। मैं अब चोरी कभी नहीं करूंगा। नमस्कार। कहानी खत्म हुई। मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया, लेकिन मुझे बहुत संतोष मिला। जो चीज़ खुद को अच्छी लगती है वो दूसरों को सुनाने में, और ख़ास कर अर्पण कुमार जी इस तरह मेरे पीछे लगे हुए हैं मेरी समय सिद्ध कहानियों को आप लोगों को सुनवाने में, तो मुझे आज बहुत संतोष मिला। और अब 10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। मुझे आप लोग आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। और मुझे विश्वास है कि जो बाद में आए होंगे उन्हें तो नहीं, लेकिन जिन लोगों ने पहले से सुना उन्होंने इस कहानी का मर्म समझा होगा। जो मैं कहती हूँ कि मेरी कहानी बहुत जीवन के बहुत बीच में से यहाँ वहाँ लेती हुई। अच्छा, मधु सनाड्य भी देख रही हैं, बहुत बहुत आभार मधु, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही जो कुछ जैसे नदी की धार चलती है ना, जो भी मिलता है समेटते हुए, तो जीवन की धारा भी तो वैसे ही होती है। जो मिलता है कलम से समेट लेती हूँ और आप लोगों के पास पहुँचा देती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। और नमस्कार। नमस्कार उदय भानु जी। अभी मैं देख पा रही हूँ मधु मेहता जी, आपको भी देख रही हूँ। लंबी थी कहानी, मैं ज़्यादा एडिट भी नहीं कर पाई थी। तो धन्यवाद मधु मेहता जी और उदय भानु जी। जी नमस्कार। पूनम भी देख रही थी, मुझे पता नहीं था। मैं कहानी पढ़ने में और लंबी कहानी पढ़ने में इतनी ज़्यादा होती कि कहीं और ज़्यादा समय न ले लूँ, इसलिए तो बहुत बहुत आभार जी। फिर से अर्पण जी का आभार और धन्यवाद।